जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। जैसा कि इसके पिछले वाले क्लास में हमने जो है पाचन तंत्र के बारे में काफी हद तक हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार होता है। इसके पहले हमने क्या किया है कि हम जो है ये अमाशय तक हमने देख चुके हैं कि अमाशय तक भोजन आ गया था। अमाशय में भोजन जो है 30 मिनट तक पहले क्या किया, क्रमाकुंचन गति किया था। इसके बाद जो है भोजन क्या हुआ, काइम बन गया था। काइम का मतलब क्या है कि लुगदी बन चुका है, ठीक है ना। अब 30 मिनट बाद जो है जो अमाशय का ये जो निचली कपाट होता है, जिसे आप कहते हैं कौन सा कपाट, इसे कहते हैं पाइलोरिक कपाट। कौन सा कपाट कहते हैं, पाइलोरिक कपाट। पाइलोरिक कपाट का मतलब क्या हो गया, इसे इंग्लिश में कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। अब 30 मिनट बाद होता क्या है कि ये पाइलोरिक वाल्व जो है खुलेगा। अब इसके बाद भोजन जो है पहुंच जाएगा कहां पर, छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम छोटी आंत का अगर डिस्कस करते हैं तो छोटी आंत के जो है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है डिओडिनम। कौन सा होता है, डिओडिनम। दूसरा होता है जेजुनम। कौन सा भाग होता है, जेजुनम। और तीसरा भाग जो होता है जिसे आप कहते हैं इलियम। कौन सा भाग होता है बाबू, तो इलियम होता है। यानी कि छोटी आंत के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला डिओडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा कौन सा होता है, इलियम होता है। यही तीनों भाग जो होते हैं वह छोटी आंत के होते हैं। और इन्हीं में भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है आज आप समझने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डिओडिनम में क्या होता है। डिओडिनम में होता क्या है, जो डिओडिनम है बाबू, डिओडिनम बेसिकली होता क्या है कि यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ये बेसिकली जो है सी आकार का होता है। किस आकार का होता है, सी आकार का। आपको यहाँ से यहाँ तक ही जो दिख रहा है यही बेसिकली कौन सा भाग है, तो वो है आपका डिओडिनम, जो किस आकार का होता है, इंग्लिश के कैपिटल सी आकार की जो संरचना होती है उसी को कहा जाता है कौन सा भाग, डिओडिनम होता है। एक चीज ध्यान रहे कि डिओडिनम जो सी आकार की संरचना है, इसी के बीचों बीच एक पत्ती नुमा संरचना होती है। इसी के बीचों बीच क्या पाई जाती है, इसी के बीचों बीच एक पत्ती नुमा जो है संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेंक्रियाज, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अब आप कहेंगे इस अग्नाशय का क्या काम है। बाबू देखिए, ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अग्नाशय से ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के जो है क्या निकलते हैं, एंजाइम जो है निकलते हैं। किससे निकलते हैं, तो अग्नाशय से ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। और यह एंजाइम जो है भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। बात समझ में आ रही ने। तो अग्नाशय जो होता है, डिओडिनम जो सी आकार की डिओडिनम है, इसी के बीच में पत्ती नुमा जो संरचना होती है, इसी को अग्नाशय कहा जाता है। और इसी अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। और इसी एंजाइम को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसी एंजाइम को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यानी कि कोई सा भी भोजन आप खाएंगे, सभी प्रकार के भोजन का पाचन कौन कर देता है, यही अग्नाशय, यही पूर्ण पाचक रस कह देता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप कहते हैं क्या है, टाल, TAL। टी से होता है ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से होता है लाइपेज। अभी आगे जैसे आप चलेंगे वैसे बताएंगे। फिलहाल इतना देखिए कि अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, जो क्या करता है, कोई सा भी भोजन खा लीजिए, दाल चावल रोटी कुछ भी खा लीजिए। मुख्य रूप से भोजन आपके यहाँ 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इन्हीं सब का कोई सा भी भोजन आप खाए होंगे, यही जो पूर्ण पाचक रस जो निकल रहा है कहां से, अग्नाशय से, यही क्या कर देगा, उस भोजन को पचा देगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या कर देगा, उसको पचा देगा। समझ में आई बात। मगर दिक्कत क्या होती है कि अग्नाशय जो है,
अग्नाशय की दुश्मनी होती है किससे? ई अमाशय से। अग्नाशय की दुश्मनी किससे होती है? अमाशय से। आप कहेंगे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, अमाशय से कैसे दुश्मनी होगी? होती इसलिए है क्योंकि जो अमाशय में भोजन, आपसे हम पहले में बताए हैं कि अमाशय से निकल रहा था कौन चीज? यस्यल निकल रहा था, जो भोजन के माध्यम को कैसा बना दिया था? अम्लीय बना दिया था। जो भोजन के माध्यम को कैसा बना दिया था? अम्लीय। अभी अग्नाशय क्या कहता है कि भैया जो भी भोजन यहां से अम्लीय माध्यम में आएगा उसको हम एंजाइम नहीं देंगे। अब बताइए भैया, अगर ये अपना पूर्ण पाचक रस एंजाइम देगा ही नहीं तो क्या भोजन का पाचन हो पाएगा? इन लोगों की दुश्मनी के चक्कर में तो आदमी का ही जीवन समाप्त हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, भोजन का पाचन ही ना होगा। अब क्या हो, ये कह रहा है, एकदम कसम खा के बैठा है अग्नाशय की, ना हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम दे ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, देखिए ऐसी स्थिति में जो आपको ये दिख रहा है ई वाला भाग, इसे कहते हैं यकृत। इसे क्या कहा जाता है? यकृत। इंग्लिश में कहते हैं लीवर। लीवर जो होता है हमारे शरीर की कुशल गृहिणी होती है। कुशल गृहिणी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी घर की औरत जो क्या करती हैं कि खाना तो सब बनाते हैं, अब क्या करती हैं, भोजन बना रही तो उसी में से थोड़ा 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 बचा कर रखी हैं, बचा कर रखिए। जिस दिन समाप्त हो गया, मान लीजिए आटा या चावल समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या करती हैं, जो बचा बचा कर रखी हैं उससे काम चला लेते हैं। तो वही काम करता है आपके यहाँ यकृत। इसीलिए यकृत को क्या कहा जाता है? कुशल गृहिणी कहा जाता है। अब होता क्या है कि यकृत क्या करता है, लगाता है जुगाड़। क्या जुगाड़ लगाता है कि इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, इसमें जितनी भी यकृत की कोशिकाएं होती हैं, यह सभी कोशिकाओं को आदेश दे देता है कि आप लोग किस चीज का निर्माण करिए? पित्त का निर्माण करिए। किस चीज का निर्माण करिए? पित्त के निर्माण करने के लिए क्या कर देता है? आदेश दे देता है। कौन आदेश देता है बाबू? तो वो देता है यकृत। यकृत की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो किस चीज का निर्माण करती हैं? पित्त का। अब आप कहेंगे पित्त का क्या काम है? भाई ये पित्त जो है, पित्त का माध्यम जो होता है वो होता है क्षारीय। कैसा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम होता है। अब यह क्षार जो है अम्लीयता को नष्ट करेगा। बात समझ में आई? अब बात आती है, चूंकि यकृत में जो है तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अब बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो पित्त का निर्माण करेंगी। अब जो ये पित्त बनता है तो पित्त बनेगा तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो वह पित्त जाकर स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर किया जाता है? पित्ताशय में। कहाँ पर स्टोर किया जाता है बाबू? तो पित्ताशय में ई जाके पित्त क्या होता है? स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत की कोशिकाएं करती हैं। अब पित्त जाकर स्टोर कहां पर होता है? पित्ताशय में होता है। और यही पित्त जो है, जो भोजन यहां से अमाशय से, जो भोजन आपके अमाशय से निकलेगा, इस अमाशय के भोजन जो अम्लीय माध्यम है, इसकी अम्लीयता को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, यानी कि इस अम्लीय माध्यम को समाप्त कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? अब बात आती है कि भैया इस यकृत को कैसे पता चलेगा कि कब जो है ई पाइलोरी कपाट खुल रहा है? क्योंकि आदमी के खाना खाने का टाइम ही कोई ना है। कुछ मिल गया 10 मिनट बाद वो भी खा लिया, आधा घंटा बाद मिला फिर खा लिया, 1 घंटा बाद मिला फिर खा लिया, जितना मिल रहा खाते ही जा रहे हैं। तो कब खुलेगा ई पाइलोरी कपाट? इसके लिए कोई होना चाहिए ना जो सूचना दे, तब तो ये पित्ताशय से पित्त आएगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि खाना जो है छोटी आंत के डियोडिनम में आ ही नहीं रहा है, इधर से पित्ताशय से पित्त आता जा रहा है, तो कोई काम होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए जो ये यकृत है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये एक ठो अपना बैठा दिया है चौकीदार, यानी कि आप कह सकते हैं द्वारपाल बैठाया है। द्वारपाल का काम का है? इसका काम है कि बाबू ज्यों ई दरवाजा खुलेगा, कौन वाला? पाइलोरिक पाइलोरिक कपाट। पाइलोरिक कपाट ज्यों खुलेगा
त्यों ई क्या कर देगा, ये जो द्वारपाल है ई सूचना दे देगा यकृत को। किसको सूचना देगा, यकृत को देगा। यकृत आदेश दे देगा पित्ताशय को, और पित्ताशय पित्त जो है भेज देगा। बात समझ में आ रही ना। अब आप कहेंगे सर जी द्वारपाल का नाम क्या है, तो ई द्वारपाल का नाम है, थोड़ा सा कठिन है ध्यान दीजिएगा, कोले सिस्टो, एक मिनट इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। इस द्वारपाल का क्या नाम है, तो इसका नाम है कोले सिस्टो काइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका क्या नाम है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम है। बात समझ में आ रही है। अब यह कोलेसिस्टोकाइनिन एकदम वहीं पर बैठा है, ज्यों देखता है कि ई वाला जो दरवाजा पाइलोरी कपाट ज्यों हल्का से खुलता है, तुरंत सूचना देता है किसको, यकृत को। यकृत ज्यों सूचना पाता है, यकृत जो है तुरंत आदेश दे देता है पित्ताशय को। अब पित्ताशय जो है भेज देता है कौन चीज, देखिए यहाँ पर एक नली नुमा संरचना दिख रही ना आपको, यहाँ से पित्ताशय से आई हुई है, का यहाँ पर लिख रही है पित्त, यही है क्या है, पित्त इसमें से आ रही। अब उस नली के माध्यम से पित्त जो है कहाँ पर आने लगती है, डियोडिनम में। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर द्वार जब खुलता है, ई वाला जब द्वार खुलता है तो यहाँ पर होता क्या है, छोटा सा भोजन का कण यहाँ आता है, और जो भोजन का कण आता है तो उसी के ऊपर जो है थोड़ा सा पित्त गिरता है, और उसके माध्यम को क्षारीय कर देता है। बात समझ में आ रही है ना। चूंकि अम्ल के साथ ई वाला अम्ल से जो है ज्यादा ताकतवर ई पित्ताशय वाला क्या होता है, क्षार होता है, इसलिए अम्ल के माध्यम को क्या कर देता है, नष्ट करके उस माध्यम को क्षारीय बना देता है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखिएगा दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, एक अम्ल है एक क्या है, क्षार। मान लीजिए दो हैं, तो पटकेगा कौन, जो ज्यादा ताकतवर होगा। तो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर कौन है, क्षार है। तो वाकई सी बात है कि अम्ल को क्या कर देगा, नष्ट करके अपना जो है नाम रोशन कर लेगा, मतलब अपना छाप छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर जो भोजन है वो क्या बन चुका है, भोजन क्षारीय बन चुका है। अब क्या होगा कि अब ये जो है, ये अग्नाशय जो है, अग्नाशय अपना क्या छोड़ेगा, अग्नाशय, अग्नाशय क्या करेगा, अपना जो है टाल नामक एंजाइम देगा। मगर इसको भी विश्वास ना है, का ना विश्वास है कि इसका माध्यम अम्लीय बना है कि ना बना है, किसी के कहने से थोड़ी ना मानेगा। तो ये भी यहीं पर अपना एकदम द्वार पे यहीं पर अपना एक ठो द्वारपाल बैठाया है, जिसका नाम है सिकेटीन। क्या नाम है, सिकेटीन। इसका काम का है कि जब ये देखता है कि यहाँ से पित्ताशय से पित्त आ रहा है, जब भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने लगता है, तो तुरंत सिकेटीन सूचना दे देता है किसको, अग्नाशय को देता है कि अब पित्त आ चुका है, इसका माध्यम क्षारीय बन रहा है, अब आप अपना एंजाइम तैयार रखिए। क्या करना है, अब छोड़ना है। बात समझ में आई ना। तो यकृत क्या किया है कि पित्त को भेज दिया यहाँ पर, अब पित्त आके भोजन के माध्यम को क्या बना दिया, क्षारीय बना दिया। और उस वक्त अब अग्नाशय अपना जो है क्या करेगा, एंजाइम छोड़ेगा। अब एंजाइम छोड़ेगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार के भोजन का पाचन होगा। बात समझिएगा। इसके पास कौन सा एंजाइम है, तो इसके पास एंजाइम है टाल, TALL। टी फार होता है ट्रिप्सिन, ए फार एमाइलेज, एल फार लाइपेज। देखिएगा पहला भोजन आपका कौन सा होता है, पहला भोजन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो बाबू है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कौन करेगा, तो वो करता है एमाइलेज नामक एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम करेगा, ये तो हो गया आपका एंजाइम। और कौन सा एंजाइम होगा, तो वो होगा एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होगा, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज नामक एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पर जो है क्रिया करता है। अब कार्बोहाइड्रेट पर जब ये क्रिया किया है तो इसको बदलेगा किस में,
इसको बदल देता है शर्करा में, यानी कि किस में बदल देता है भैया, ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदलता है, किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। किस चीज में बदल दिया, ग्लूकोज में जो है इसको बदल देता है। बात समझ में आई। तो कार्बोहाइड्रेट पर कौन सा एंजाइम काम किया, एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी वगैरह, ठीक है ना। तो रोटी पर कौन सा एंजाइम काम किया, एमाइलेज, उसको बदल किस में दिया, ग्लूकोज में। किस में बदल दिया, ग्लूकोज में। अब अगला देखते हैं हम, दूसरा वाला जो आपका होता है भोजन, उसे कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है, ये भी देख लेते हैं। प्रोटीन पर जो एंजाइम क्रिया करता है उसे कहते हैं टी फार। ये देखिए जो टी है ना टाल का, टी फार होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है इसको बदल देता है किसमें, पेंटोज शुगर में, पेंटोज शर्करा में। किस में बदल दिया बाबू, पेंटोज शर्करा में बदल दिया। बात समझ में आ रही है ना। कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया किया एमाइलेज, बदल दिया किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन पर क्रिया किया कौन, ट्रिप्सिन, बदल दिया किसमें, पेंटोज शर्करा में। यहां तक समझ में आई बात। आगे चलते हैं। तीसरा भोजन आपका कौन सा बचा है, उसका नाम है वसा। क्या नाम है, वसा। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपिड। क्या कहते हैं, लिपिड। तो एल फार लिपिड, एल फार भी यहां से मिल जाएगा आपको क्या, लाइपेज। इस पर कौन क्रिया करता है, लाइपेज। यह लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। तो वसा को बदल देता है किसमें, वसा को बदल देता है वसा को बदल देता है, देखिएगा, 3-वसीय अम्ल, 3-वसीय अम्ल +1 ग्लिसरॉल, 3-वसीय अम्ल +1 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। बात समझ में आई। देखिए यही भोजन आपके हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो आपके इससे यानी कि अग्नाशय से, इंग्लिश में कहते हैं इसे पेंक्रियाज, जो पत्ती नुमा संरचना है अग्नाशय पेंक्रियाज, इसमें से जो एंजाइम निकलता है इसे कहते हैं क्या, टाल, मतलब पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस का मतलब क्या है कि कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का भोजन होगा उसको क्या कर देगा, ये पचा देगा। बात समझ में आ रही है ना। किसी भी प्रकार का बाबू भोजन होगा उसको पचाने का काम कौन करेगा, तो यही करेगा पूर्ण पाचक रस, जिसे कहते हैं टाल। या फिर इसको आप उलट दीजिए, उल्टा कर देंगे, टाल से ना याद हो रहा तो देख लीजिए LAT। LAT मतलब लात, नहीं कहते हैं लात, तो लात से भी आप इसको याद कर सकते हैं, लात। लात ये भी आपका ट्रिक एक हो जाएगा पूर्ण पाचक रस का, दूसरा हो जाएगा टाल। चाहे जो आपको याद हो इसमें से याद कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो आपने क्या देखा, किस प्रकार भोजन का पाचन हुआ। कार्बोहाइड्रेट पर कौन सा एंजाइम काम किया, एमाइलेज, उसको बदल किस में दिया, ग्लूकोज में बदल दिया, यानी कि शर्करा में बदल दिया। दूसरा प्रकार का भोजन था प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, आपका दाल हो गई, बहुत सारी चीजों में प्रोटीन पाई जाती है, दाल हो गया, दूध हो गया, आपका बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब का प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो ट्रिप्सिन करेगा। और ट्रिप्सिन बदल देगा किसमें, पेंटोज शर्करा में। किसमें बदलेगा, ओ सॉरी, इसको बदल देगा पेप्टाइड में, थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है ना। किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में बदलेगा, पेप्टाइड। किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में बदल देगा। किसमें बदलेगा बाबू, तो प्रोटीन पर ट्रिप्सिन क्रिया करेगा तो बदल देगा किसमें, पेप्टाइड में बदल देगा। आगे चले, वसा है तो वसा पर कौन सा काम करेगा एंजाइम, लाइपेज, बदल देगा किसमें, 3-वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल जो है बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। इतना बातें समझ में आई कि ना आई। तो हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग हो गए,
पहला था डिओडिनम, डिओडिनम, डिओडिनम। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था इलियम। तीसरा कौन सा भाग था? तो तीसरा भाग क्या था? इलियम था। यही 3 भाग है ना। अब इन्हीं 3 भागों में आपने देख लिया कि जो डिओडिनम था, डिओडिनम में जो भी भोजन आया, जो भी का मतलब 3 प्रकार के जो भोजन आए थे, और तीनों प्रकार के भोजन पर जो है जो क्रिया हुई है एंजाइमों की, उन एंजाइमों में पहला भोजन आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, क्या नाम था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया किया था। कौन सा एंजाइम क्रिया किया था? एमाइलेज। एमाइलेज बदल दिया था किसमें? ग्लूकोज में बदला था। दूसरा आपने देखा प्रोटीन। प्रोटीन पर कौन क्रिया किया था? प्रोटीन पर क्रिया किया था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बदल दिया था किसमें? पेप्टाइड में। तीसरा आपने देखा था वसा। वसा पर किसने क्रिया किया था? लाइपेज। कौन क्रिया किया था? वसा पर क्रिया किया था लाइपेज। अब बदल दिया था 3 वसीय अम्ल +1 ग्लिसरॉल। ठीक है ना, यही था ना। यानी कि डिओडिनम में पाचन हो गया। अब हम चलते हैं अगला भाग जिसका नाम है जेजुनम। जेजुनम जो होती है बाबू, देखिएगा यहाँ से जो सी आकार की संरचना समाप्त हुई और उसके बाद जो ई वाला भाग आपको दिख रहा है, ई वाला, इसे ही कहते हैं कौन सा भाग? तो वो हो गया आपका जेजुनम। कौन सा भाग हो जाएगा? जेजुनम। अब जेजुनम में होता क्या है? जेजुनम की दीवारों से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। तब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है? भगवान ने इसको क्यों डाल दिया जब इसमें से किसी प्रकार का एंजाइम ना निकल रहा है? तो इसका कोई काम तो होगा। हाँ, बता रहे हैं क्या काम है। इसका काम क्या है कि ये भोजन को फैलाने का काम करता है। आप कहेंगे फैलाने से क्या होगा? फैलाने से क्या होगा? देखिएगा, कोई भी काम अगर हम करते हैं, जैसे देखिएगा आपके यहाँ घर पर क्या होता है कि अगर चावल ओवल बीनना होता, उसमें का जो कंकड़ निकालना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? चावल को फैला देते हैं। ठीक है ना, चावल को फैलाते हैं जिसमें से आसानी से हम कंकड़ को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? तब आप कहेंगे कि यहाँ जेजुनम में से कौन सा कंकड़ निकालना है कि भोजन को फैलाने की जरूरत पड़ रही है? बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है डिओडिनम में जो भोजन आया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आया, ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन आया, पेप्टाइड बन गया, वसा आया, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बन गया। तो यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं, कुछ प्रोटीन बच जाते हैं, कुछ वसा भी क्या होते हैं? बच जाते हैं, जिन पर एंजाइम काम नहीं किया है, जिनका पाचन नहीं हो पाया है। आप कहेंगे कैसे? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, याद करिए अपने बचपन का दिन, 26 जनवरी 15 अगस्त, जब एक ही कमरा में क्या करते थे? सबको बंद कर दिया जाता था और लड्डू बांटा जाता था। कहाँ पर? गेट पर खड़ा होकर बांटते थे। तो कुछ लोग होते थे क्या करते थे? जाते थे लड्डू लेकर, अब पुनः जो है दूसरे जेब में रख के इस हाथ में लेकर फिर दूसरों हाथों फैला देते थे, उसमें भी ले लेते थे, फिर अंदर भाग के आ जाते थे, किसी तरह से उसे न्यूर ओर के आते थे, फिर से ले लेते थे। बात समझ में आ रही है ना? परंतु कुछ लोग होते थे जो ऐसे बच जाते थे। तो अब क्या होता है कि ये जो जेजुनम होता है, यानी कि कुछ भोजन के भाग क्या हैं कि बच गए हैं, जिनका पाचन ना हो पाया है, वो छुप के निकल गए हैं साथ में। अब जब छुप के निकल गए हैं तो उनको भी पचाना जरूरी है। तो भगवान ने व्यवस्था दे दिया किस चीज की? जेजुनम की। इसको कह दिए कि बाबू तुम भोजन को फैला देना। अब फैला दोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, जिस पर एंजाइम काम किया रहेगा वो ग्लूकोज बन गया है, यानी कि छोटा दिखेगा, और जिस पर एंजाइम काम नहीं किया होगा वो बड़ा दिखेगा। तो जब फैलाने के बाद साफ साफ हो जाएगा ना कि किस पर एंजाइम काम किया, किस पर ना किया है। तो यह जेजुनम क्या करता है? भोजन को फैला देता है। जब फैला देता है तो फैलाने के बाद होता क्या है कि फिर से यहां से ये जो आपका दिख रहा है, क्या नाम इसका? अग्नाशय।
अग्नाशय से निकलता है वही वाला एंजाइम, टाल, या फिर आप इससे देखे थे लात, यह एंजाइम निकलता है और जाता है कहाँ पर, जेजुनम में, ढूंढता है किसको, कौन सा ऐसा भोजन है जिसका पाचन ना हुआ। अगर कार्बोहाइड्रेट कोई बचा है उस पर तुरंत क्रिया करके उसको भी पचा देगा, प्रोटीन कोई बचा है उस पर भी क्रिया करके उसको पचा देगा, वसा कोई बचा है तो उसका पर भी क्रिया करके क्या कर देता, उसको पचा देता है। बात समझ में आई कि ना आई, समझ में आ रहा है ना। तो जेजुनम बेसिकली क्या करता है, जेजुनम जो है भोजन को फैलाने का काम करता है, जिससे कि वह भोजन दिख जाए जिस पर एंजाइम क्रिया नहीं कर पाया है। बात समझ में आई ना। तो अब आगे हम चलते हैं, तीसरा भाग जिसे कहते हैं इलियम। तीसरा भाग कौन सा है, छोटी आंत का तीसरा भाग जिसे कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, इलियम। अब देखिएगा बाबू, इलियम में होता क्या है, इलियम में जो है पाचन और अवशोषण पाचन और अवशोषण दोनों होता है। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। अब आप कहेंगे पाचन किस चीज का होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी यहाँ पर प्रोटीन दिख रही है, प्रोटीन पर क्रिया जब हुआ है तो ये बना है किस चीज में, पेप्टाइड बना है। क्या बना है, पेप्टाइड। यानी कि प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन ना हुआ है। तो होता क्या है कि जो इलियम की दीवार है, इलियम की दीवारों से निकलता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं इरेप्सिन। क्या कहते हैं, तो चूंकि यह पेप्टाइड है, पेप्टाइड, तो इलियम की दीवार से कौन सा एंजाइम निकला, इसका नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है बाबू, इरेप्सिन। यह इरेप्सिन जो है जब पेप्टाइड पर क्रिया करता है तो इसे बदल देता है अमीनो अम्ल में। किस में बदलता है, इसको बदल देता है अमीनो अम्ल में। बात समझ में आई। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया इरेप्सिन में जो है किस भोजन का पाचन होता है, तो वो होता है किसका, प्रोटीन का। अब प्रोटीन में भी किसका, प्रोटीन का जो पाचन हुआ था, पेप्टाइड बना था, तो पेप्टाइड पर इरेप्सिन क्रिया करके इसके अमीनो अम्ल में क्या कर देती है, बदल देती है। बात समझ में आई। यानी कि प्रोटीन किस चीज की बनी है, अमीनो अम्लों की बनी होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट किसका बना है, ग्लूकोज का बना है, यानी कि शर्करा का बना है। वसा किसका बना है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का बना है। बात समझ में आई। तो इरेप्सिन में किस भोजन का पाचन होता है, तो वो होता है प्रोटीन का पाचन। कौन करता है, इरेप्सिन करता है। कौन करता है, तो इरेप्सिन नामक एंजाइम करता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता कहाँ से है, तो जो इलियम आपको दिख रही है, इसी इलियम की दीवारों से जो है क्या निकलता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है इसी इलियम की दीवारों से जो है निकलता है। क्लियर है कि ना है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें भोजन का अवशोषण होता कैसे है। बात समझ में आ रही है ना। अब हम देखेंगे कि भोजन का जो है अवशोषण कैसे होता है। क्लियर है। अब हम समझेंगे कि भोजन का अवशोषण कैसे होता है, यानी कि भोजन का अवशोषण कैसे होता है। यानी कि जो कुछ, देखिए हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी अच्छा भोजन खा लें, उसका पाचन भी हो गया, जब तक हमारा अवशोषण नहीं होगा तब तक हमको ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। अच्छा से अच्छा भोजन खा लेंगे, मगर जब तक अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण का मतलब क्या होता है, सोखना, अवशोषित कर लेना। जैसे देखिएगा होता क्या है कि पहले के समय में लोग जो है लिखते थे स्याही से या फिर दुद्धि से लिखते थे। आप पूछेंगे अपने बड़े भाई बहन से तो लोग बताएंगे कि वो लोग स्याही से या फिर दुद्धि से लिखते थे।
और उसको होता क्या था कि उसको जो है किसी बोतल में जो है घोरा जाता था, घोल किया जाता था पानी मिला के, और उसके पेन से, यानी कि नरकट की पेन होती थी, उसी से लिखा जाता था। तो कहीं पर उनकी स्याही जो गिर जाती थी तो उसके लिए सोख्ता रखे रहते थे, सोख्ता थे तुरंत सुखाते थे और क्या करते थे, फिर से उसमें गाड़ लेते थे। तो यानी कि सोखाने का मतलब क्या हो गया, जो भी भोजन से रस मिला है उसको क्या करना, सोख लेना। और शोषण का मतलब क्या करना, सोख लेना होता है। बात समझ में आई। और सोख के करेंगे का, ब्लड में मिला देंगे। सोख के क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा। अब इस सोखने की प्रक्रिया कैसे होगी, यही हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि यह एक हमने सीधा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी आंत है, छोटी आंत का तीसरा भाग क्या है, इलियम है। अब होता क्या है कि इसके जो है अगल बगल से बहुत सारी जो है धमनियां और शिराएं जुड़ी होती हैं। धमनियां और शिराएं का मतलब क्या हो गया कि छोटी छोटी जो है नसों का जाल इधर जो है क्या होता है, बिछा होता है। यानी कि इसमें ब्लड है, ब्लड आपको हमने पहले में बताया है कि ब्लड के ही साथ सारी चीजें जाती हैं। आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो वो ग्लूकोज में जो दवा है किसके माध्यम से जाती है, ब्लड के ही माध्यम से जाती है ना बाबू। अब क्या होता है कि जो ये इलियम है, इलियम की दीवारों जो है, यानी कि इलियम की दीवारों से बहुत सारी नसें जो है जुड़ी होती हैं। अब होता क्या है कि जो भी भोजन पचा हुआ है, यानी कि जितने ग्लूकोज हैं, जितने अमीनो अम्ल हैं, जितने वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हैं, यही क्या करते हैं, सोखने का काम करता है। यही किस चीज का काम करता है बाबू, तो यही जो है सोखने का काम करता है। अब कुदरत ने एक और करिश्मा यहाँ पर दिखाया है। कौन सी करिश्मा दिखाए हैं, तो आगे बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, ऐसी संरचना, ध्यान से देखिएगा इसको। कैसी संरचना है, ऐसी कुछ संरचना आपको यहाँ पर क्या होती है, दिखाई जाती है। इस संरचना को कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और इस सूक्ष्मांकुर जो होता है भोजन के अवशोषण दर को 100 गुना जो है बढ़ा देता है। 100 गुना क्या करता है, 100 गुना बढ़ा देता है। भोजन के अवशोषण दर को कितना बढ़ाता है, 100 गुना जो है भोजन के अवशोषण दर को बढ़ा देता है। आप कहेंगे कैसे बढ़ा देता है, तो ध्यान दीजिए। कोई मान लीजिए क्या है कि नाली है। अब नाली है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी नाली है। अब नाली में से जो है क्या हो रहा है कि इसमें से पानी बह रहा है, और यहीं पर आप क्या कर दिए हैं, छोटा सा ईंट रख दिए। अब जब ईंट रख देंगे तो पानी इसके जा पाएगा क्या, उधर से नहीं जा पाएगा। तो पानी क्या करेगा, यहाँ पर रुकेगा, पानी रुकता है। रुकते रुकते जब पानी ईंट के बराबर हो जाएगा, तो जब भी पानी जाएगा ईंट के ऊपर से होकर जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो वही काम यहाँ पर ही सूक्ष्मांकुर करता। होता क्या है कि जैसे देख रहे हैं आप, बीच बीच में ये जो है आपको गड्ढे नुमा संरचना दिख रही है। कैसी संरचना दिख रही है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सब गड्ढे नुमा संरचना दिख रही है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी भोजन पचा हुआ आता है तो आएगा तो पहले ही गड्ढा भरेगा ना। अभी गड्ढा जब भरेगा तो इसके बाद आगे भोजन जाएगा ना, इसके बाद ही जाएगा ना वो रस। कि ऐसा है नहीं कि गड्ढा खाली है चल गया। नहर तो देखे होंगे, नहर, नहर में होता क्या, मान लीजिए ये नहर है, नहर में कोई गड्ढा करके यहाँ से मिट्टी उठा लिया है। अगर इसमें से जो पानी आएगा तो पहले ही गड्ढा भरेगा तब ना पानी आगे जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो उसी प्रकार ही होता है कि यहाँ पर जितने भी पाचक रस आते हैं, यानी कि जो पचा हुआ भोजन आता पहले इस गड्ढे में रुकता है, आई गड्ढा पूरा भर जाएगा तब आगे जाएगा, फिर ई वाला गड्ढा भरेगा तब आगे जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बचा हुआ भोजन आ रहा है बाबू, यहाँ पर कुछ देर तक रुक रहा है। कुछ देर तक क्या हो रहा है, रुक रहा है। अब जब भोजन कुछ देर तक रुकेगा तो तुरंत यहाँ से जो आपकी पतली पतली नसें हैं, ये भोजन को उनको और टाइम मिल जाएगा क्या करने के लिए, सोखने के लिए, अवशोषित करने के लिए। जहां पर भोजन रुकेगा तो यहाँ पर
क्या मिल जाएगा उनको, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में वो कुछ ज्यादा ही पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो सूक्ष्मांकुर होते हैं वो भोजन के अवशोषण दर को कितना बढ़ा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई? सूक्ष्मांकुर भोजन के अवशोषण दर को कितना बढ़ा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं। इतना चीज क्लियर हुई कि ना हुई? क्लियर हुई? सूक्ष्मांकुर भोजन के अवशोषण दर को कितना बढ़ा देते हैं, 100 गुना जो है बढ़ा देते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा ये जो सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर में भी पाए जाते हैं रसांकुर। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है इसमें क्या पाए जाते हैं बाबू, इसमें पाए जाते हैं रसांकुर। और रसांकुर जो है ये भोजन के अवशोषण दर को 600 गुना जो है बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझिए, जो प्रक्रिया सूक्ष्मांकुर में हम समझाएं अभी, वही प्रक्रिया सेम टू सेम होती है रसांकुर में। चूंकि सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो इलियम में पाए जाते हैं, जबकि रसांकुर जो होते हैं वो सूक्ष्मांकुर में पाए जाते हैं। आपसे इतना डिटेल में ना पूछेगा, आपसे बस इतना पूछेगा कि सूक्ष्मांकुर अवशोषण दर को कितना बढ़ाते हैं, 100 गुना बढ़ाते हैं। रसांकुर कितना बढ़ा देते हैं, 600 गुना बढ़ा देते हैं। बस कहानी खत्म। समझ में आई बात ना? तो सूक्ष्मांकुर 100 गुना भोजन के अवशोषण दर को बढ़ाएंगे और रसांकुर 600 गुना अवशोषण दर को बढ़ा देते हैं। जो भी भोजन पचा हुआ आता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे आपका अमीनो अम्ल हो, चाहे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल हो, सारा का सारा भोजन आकर ये जो इलियम होता है, इलियम में क्या हो जाता है, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर में जो है इनका क्या हो जाता है, तो इनका अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, अवशोषण जो है हो जाता है। बात समझ में आई? तो यहीं पर आपका क्लास होता है समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।